वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हम रिवीजन कर चुके हैं। हमने देखा है हाउ दे वर्क फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन। और आज हम रिवीजन करेंगे बहुत ही क्विक वाला रिवीजन, वो होगा सिविक्स का। सिविक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो पांचों चैप्टर सिविक्स में आ रहे हैं, इनमें से आपके वेरी लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चारों ही सेक्शन आपके एसएसटी के इक्वल मार्क्स को गेन करते हैं, तो सिविक्स भी एज इक्वल 20 मार्क्स गेन करता है। और उस 20 मार्क्स में आपका जो एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से जो 5th चैप्टर है आपका, उसमें से तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सिविक्स के अपने रिवीजन को। सिविक्स में पहला चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग का है, यानी सत्ता की साझेदारी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जिसमें 3 केस स्टडीज के साथ हमने पढ़ा था। कौन कौन सी केस स्टडीज होगी आपको याद है? केस स्टडी पहली थी बेल्जियम की, दूसरी थी श्रीलंका की, और उसके बाद में बोलीविया के बारे में भी हमने जाना था। बच्चे बेल्जियम और श्रीलंका को तो अच्छी तरह से मगअप कर लेते हैं, बट समहाउ दे फॉरगेट बोलीविया। तो आपको बोलीविया के बारे में भी आज एक रिवाइज करवा देंगे ताकि आपको याद रहे। और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत ही डिफरेंट सा आ रहा है, तो कोई भी कसर नहीं छोड़नी है अपने रिवीजन में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको उसके लिए गिल्ट हो कि अरे ये मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए था। सो लेट्स गेट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर। The first topic is 2 major social groups in श्रीलंका। श्रीलंका से शुरू करते हैं। श्रीलंका में क्या था, आप सबको पता है कि श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, यानी ओवरऑल कहें तो तमिल्स और सिंघालास के 2 ग्रुप बने हुए थे। जहां सिंघालास जो थे वो 74% की आबादी के रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो तमिल्स थे वो टोटल 18%, जिसमें तमिल स्पीकिंग थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम भी थे। श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल 5% थे। तो ये श्रीलंका का कुछ एथनिक कंपोजिशन इस तरह से बना हुआ था। उसमें 2 प्रमुख सामाजिक समूह हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल पहला, और दूसरा है सिंहल भाषी जो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते थे। और जो तमिल्स हैं उनमें हिंदू भी थे, उनमें मुस्लिम्स भी थे। फिर जो तमिल भाषी टोटल 18% थे, उनमें हिंदू या मुस्लिम भी थे, और श्रीलंकाई तमिल जिनमें 13% थे, और भारतीय तमिल 5%। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम इस बात से, देखो बच्चों, ये ही जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है नेशनलिज्म को लेकर, ज्योग्राफी में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड थे आपके रिसोर्सेज को लेकर, ठीक वैसे ही सिविक्स में भी सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं कि किस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, कैसे डिविजन्स बनते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि श्रीलंका में रेशियल डाइवर्सिटी थी, या जिसको हम कह सकते हैं एथनिक डाइवर्सिटी थी। प्रॉब्लम ये थी श्रीलंका में कि ये जो डाइवर्सिटी थी उसमें एक मेजॉरिटी ने दूसरी माइनॉरिटी पर ओवरलैप करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो वो कैसे हुआ देखिए। सिंहल वर्चस्व की स्थापना कब की गई? 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत से प्रयासों को अपनाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस किए गए इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा, कि सिंहल डोमिनेंस जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। So the establishment of Sinhala supremacy, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The democratically elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. And what provisions were adopted by the democratically elected government? First, in 1956, an act was passed to make Sinhala the official language. And that is the thing which always overlap. ये दो चीजें भारत में भी बहुत सी कोशिशें हुई, जब जब भी हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, राजभाषा बनाने की कोशिश की गई, तब तक विरोध के स्वर उभरे हैं। तो ये वहां भी करने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं इससे भी जो है डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में डिविजन्स क्रिएट हो गए। In 1956, an act was passed to make Sinhala the official language. The government followed preferential policies favoring Sri Lanka applicants for university positions and government job.
1956 में सिंघाली को राजभाषा बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया और सरकार ने विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों के पक्ष में बहुत ही फेवरेबल जो है नीतियां बना दी थी। अब जब सरकार ही कहीं ना कहीं अपने नागरिकों के साथ थोड़ी सी इम्पार्शियल हो जाती है तो फिर वो डिविजन्स, वो बदलाव या जिसको हम कह सकते हैं वो विभाजन होने जरूरी हो जाते हैं कि फिर वो विभाजित हो जाते हैं। वो जो भाग जिसको उसमें शामिल नहीं किया जाता वो अपने आप को अलग महसूस करने लग जाता है। The Constitution provided for state protection and fostering of Buddhism। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि संविधान को ऐसा बना दिया गया जिसमें राज्य की सुरक्षा के साथ साथ बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का काम भी किया गया। मतलब ना सिर्फ भाषा बल्कि धर्म को भी उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की गई। श्रीलंकाई तमिलों ने महसूस किया कि बौद्ध सिंहली नेताओं के नेतृत्व में कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं था और सरकार की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल की मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्तता, ये ऑटोनॉमी बहुत जरूरी होती है, और हर क्षेत्र में अवसर की समानता के लिए पार्टियों और संघर्षों की शुरुआत की। इसीलिए सिंहल वर्चस्व स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के कारण क्या हुआ था, वहां गृह युद्ध छिड़ गया था। The Sri Lankan Tamils felt that none of the major political party led by the Buddhism or Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, and the government policies denied them equal political rights. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for recognition of Tamil, for religion autonomy and equality of opportunity in every field. Therefore, the measures adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to civil war। और कौन सा सिविल वॉर हुआ आप सबको पता है। श्रीलंका में क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। श्रीलंका में इसकी वजह से एक दल का गठन किया गया जिसको कहा जाता है LTTE। LTTE means Liberation Tigers of Tamil Eelam, Liberation Tigers of Tamil Eelam। And what does it mean? Eelam जो ई से बनता है शब्द ईलम, in Tamil language Eelam means state और राज्य। तो ऐसे में वो ये चाहते थे कि हम तमिलों को अलग सा राज्य मिल जाए, यानी वो खुद फिर बंटवारे की तरफ आगे बढ़ गए थे, लेकिन वहां सिविल वॉर हुआ और अंत में उनको सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद में दूसरी केस स्टडी थी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी थी। देखिए एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं ये दोनों ही स्टडीज जो हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ही थोड़ी बहुत ज्यादा है। देश की कुल आबादी का 59% जो है फ्लैमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। बाकी जो है 40% लोग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% बेल्जियम जो है वो जर्मन बोलते हैं, जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषी है और 20% डच भाषी है, यानी कि पूरे देश से बिल्कुल उल्टा। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप having a population of a little over 1 crore. 59% of the country's total population lives in the Flemish region and speak Dutch language। तो ये आपको एथनिक कंपोजिशन इसका याद रखना है कि जो फ्लेमिश रीजन में रहता है वो डच लैंग्वेज बोलता है और 59% एक्वायर करता है। Then another 40% of people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. Where the Belgian capital Brussels, 80% of the population is French speaking and 20% is Dutch speaking। तो यानी कि ये जो हम देखें अगर भाषा ही आधार बनती है बंटवारे का तो बेल्जियम को बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाना चाहिए क्या, क्योंकि श्रीलंका में तो फिर भी ऐसा है कि 70% से ज्यादा जो है वो सिंहाला है और 80% के करीब ही लोग जो है वो तमिल है। तो ऐसे में श्रीलंका में तो वो वैसे ही माइनॉरिटी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लगभग बराबर की सिचुएशन बनी हुई है। बट स्टिल बेल्जियम में क्या किया गया, जो पावर शेयरिंग की गई वो किस तरह से की गई। बेल्जियम सत्ता साझाकरण मॉडल अगर हम समझे तो बेल्जियम के नेताओं द्वारा की गई सत्ता साझाकरण व्यवस्था किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अलग और बहुत नई थी। The power sharing arrangement made by Belgian leaders were different and more innovative than any other country।
क्षेत्रीय मतभेदों और सांस्कृतिक विविधताओं के अस्तित्व को पहचानने के लिए उन्होंने 1970 और 1993 के बीच, यानी कि 1970 और 1993 को अगर देखें तो सिर्फ 23 सालों के बीच में 4 बार अपने संविधान में संशोधन किए, अपने संविधान को अमेंड किया उन्होंने। टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। अब मेजर एलिमेंट्स क्या थे उस मॉडल के प्रमुख तत्व क्या थे? संविधान में ये कहा गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, कोई भी समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकेगा। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। राजधानी ब्रसेल्स में एक अलग सरकार है जहां दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि जहां वो 59 और 40% एक्वायर करते हैं वहां भी वो 50-50 जो है शेयर करेंगे, और जहां वो 80 और 50% एक्वायर करते हैं, 80 और 20, वहां भी वो 50-50% शेयर करेंगे। यानी कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पावर को शेयर करने के लिए एग्री हो गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि वेदर इन श्रीलंका वेयर दे आर नॉट इवन एग्री टू शेयर देयर पावर, दे हेल्ड अ सिविल वॉर, एंड सिविल वॉर was not a good thing to be happened। तो इसीलिए बेल्जियम में जो हुआ वो एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है श्रीलंका जैसे देशों के लिए। तीसरी तरह की एक सरकार और बनी, तो 2 सरकारें बनी। पहली सरकार पूरी कंट्री के लिए बनी एंड दैट वाज होल्डिंग 50-50% पार्टनरशिप ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, और दूसरी सरकार बनी राजधानी ब्रसेल्स में और वो भी 50-50% सीट्स जो है एक्वायर करती थी। और तीसरी सरकार बनी सामुदायिक सरकार, एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, यानी डच लोग अपने लिए गवर्नमेंट चुनेंगे और फ्रेंच लोग अपने लिए चुनेंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे वे कहीं भी रहते हो, ये सरकार उनकी संस्कृति, शिक्षा और भाषा संबंधी मुद्दों पर निर्णय ले सकती थी। A third kind of government, which is called as community government, is elected by the people belonging one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government can decide on culture, educational and language related issues. So this is important thing which we can see in Belgian model, कि किस तरह से उन्होंने पावर को शेयर किया। एंड दिस इज ऑल द चैप्टर इज अबाउट कि पावर किस तरह से शेयर की जाती है, सत्ता का साझाकरण या सत्ता का बंटवारा किस तरह से किया जाता है। तीसरी हमारी केस स्टडी जो है वो है लेबनान के बारे में। लेबनान क्या है? लेबनान में सत्ता से बंटवारे के विवादों को सत्ता के बंटवारे से सुलझाया गया। कैसे सुलझाया गया? कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व्ड बाय पावर शेयरिंग। अब वो कैसे शेयर की गई पावर? People from various communities lived in Lebanon capital city Beirut and fought a bitter civil war amongst themselves। अभी श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ और उसके बाद में पूरी तरीके से तमिल्स को सप्रेस कर दिया गया, बट बेल्जियम में कोई सिविल वॉर नहीं हुआ और वहां पर उन्होंने शांति से सब कुछ पीसफुली सब कुछ शेयर कर लिया। बट इन लेबनान बोथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वर होल्ड। कैसे होल्ड किए गए? देखिए सीधी सी बात है, वहां पहले सिविल वॉर हुआ, बट दे केम टू नो दैट सिविल वॉर इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ मीन टू गेट अ पावर शेयरिंग विद ऑल द कम्युनिटीज। तो उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने मिल बैठ के बात की। यानी लेबनान में जो हुआ वो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की केस स्टडी का मिला जुला रूप है। Amongst themselves, as a result, thousands of people of various communities were either killed or lost their livelihood at the end of this war, at the end of this civil war. लेबनान की राजधानी बेरूत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे और उन्होंने आपस में बहुत ही बुरा एक गृह युद्ध लड़ा था। परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों के हजारों लोग या तो मारे गए या उन्होंने अपनी आजीविका खो दी। इस गृह युद्ध के अंत में यह सब हुआ और लेबनान के बाद में क्या हुआ? नेता एक साथ आए और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार क्या सहमति हुई? लेबनान्स लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। एज पर दीज रूल्स इट वाज एग्रीड दैट सबसे पहला राष्ट्रपति जो होगा वो कैथोलिक ईसाइयों के मेरोनाइट संप्रदाय से होंगे। द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम समुदाय से होंगे। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। उप प्रधानमंत्री रूढ़िवादी ईसाई संप्रदाय से होंगे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। एंड जो स्पीकर होंगे वो एक शिया मुस्लिम होंगे। संसद के जो अध्यक्ष होंगे वो एक शिया मुस्लिम होंगे।
As per the pact, the Christians agreed not to seek French protection and Muslim not to seek यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। अब उसमें क्या हुआ था, जब लेबनान में झगड़ा हुआ आपस में, तो वो एक दूसरे के देशों की मदद मांगने लगे, अलग अलग समुदाय। तो ऐसे में दूसरे देश तो यही चाहेंगे कि हम उसका बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा खा लें, लेकिन फिर बाद में वो सहमत हुए और उन्होंने ये भी सहमति जताई कि हम किसी दूसरे देश को हमारे यहाँ बीच में जो है किसी भी तरह की पंचायती नहीं करने देंगे। अब ये जो शेयरिंग है इसके कुछ प्रूडेंशियल रीजन है, विवेकपूर्ण कारण है। विवेकपूर्ण कारण क्या होते हैं? विवेकपूर्ण कारण इस बात पर जोर देते हैं कि सत्ता साझाकरण सामाजिक समूहों के बीच किसी भी संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करके बेहतर परिणाम लाएगा और सत्ता साझाकरण राष्ट्र की एकता के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। तो क्या होते हैं प्रूडेंशियल रीजन? वर स्ट्रेस दैट power sharing would bring out better outcomes by helping reduce the possibility of any conflict। यानी विवेक तो यही कहता है कि किसी भी तरह से झगड़ा ना किया जाए। अब इसका कुछ मोरल रीजन भी है पावर शेयरिंग का, वो क्या है? नैतिक कारण ये है कि ये जो सत्ता का बंटवारा होता है ये लोकतंत्र को कायम रखते हैं। हमें डेमोक्रेसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द ओनली मीन टू एस्टैब्लिश पीस इन आवर कम्युनिटी। तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट को भी बनाए रखते हैं। मोरल रीजंस अपहोल्ड पावर शेयरिंग एज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक अच्छी डेमोक्रेसी के क्या सिद्धांत हो सकते हैं? सरकार की वह शक्ति जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो कुछ खास इंसानों में जो है सिमट के नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता ही सभी राजनीतिक शक्ति की स्रोत होनी चाहिए। द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और विभिन्न समूहों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जैसे भारत में हम देखते हैं सबके लिए सबकी बात की जाती है, उस तरह से होना चाहिए। फिर अगर ऐसा नहीं हो पाए तो क्या होना चाहिए? अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है? शक्ति का क्षैतिज वितरण सुनिश्चित करता है कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब सत्ता का वितरण जो होता है वो दो तरह से होता है, हमने पढ़ा था ना, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि सरकार के 3 रूप बना दिए गए। कौन कौन से? सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। एक लोकतंत्र में मंत्री और सरकारी अधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। The horizontal distribution of power sharing ensures that power is shared among different organs of government, the legislature, executive, and judiciary. It allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. In a democracy, ministers and government officials exercise power. They are responsible to the parliament of state and assembly. उसके बाद जजों की नियुक्ति, मतलब ये किस तरह से पावर बैलेंस बनाए रखा जा सकता है। बैलेंस आपने पढ़ाई था, चेक एंड बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर न्यायपालिका कुछ गलत काम करे तो कार्यपालिका और विधायिका मिलकर उनको हटा सकते हैं। अगर विधायिका कोई गलत नियम लागू करने की कोशिश करे तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। अगर कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं करे तो विधायिका भी उसे रोक सकती है और न्यायपालिका भी उसे सचेत कर सकती है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस बना रहता है। पावर शेयरिंग इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज, आजकल की डेमोक्रेसी में किस तरह से पावर शेयरिंग होती है? समकालीन लोकतंत्रों में सत्ता का बंटवारा विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप लेता है। इस तरह की प्रतियोगिता ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथों में ना रहे और विभिन्न सामाजिक समूहों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करे। यानी सत्ता जितना भी ज्यादा हो सके शेयर की जाए, क्योंकि अगर सारी सत्ता एक में ही इकट्ठी होकर रह जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो है डिक्टेटरशिप का रूप ले लेता है, वहां फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म। फर्स्ट चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस स्टडीज से रिलेटेड भी हैं और उसके बाद में छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रूडेंशियल रीजन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन? कि भाई जो विवेकपूर्ण कारण है और नैतिक कारण है वो क्या होते हैं या इनमें अंतर क्या होता है? बस ये इसी तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज फेडरलिज्म, या जिसको हम संघवाद कहते हैं।
संघीय शासन में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी निचली इकाइयों में बट जाती है। यानी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है। In a federal system of government, the supreme power is distributed among the central authority and its various subsidiary units. There are two levels of government in a federal system. In this, there is a government for the whole country whose responsibility is for the subject and national importance. Then there are the state or province level government which look after the day-to-day functioning of the government. Both them work independently at their own level. पहली सरकार तो जो होती है वो पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के रोज के काम को देखती है और ये अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। लेकिन एकात्मक या यूनिटरी फॉर्म, वो तो फेडरल हो गया, यूनिटरी फॉर्म में एक ही गवर्नमेंट होती है और सारी इकाइयां उसके अंडर काम करती है, वो उनको जैसा चाहे आदेश दे सकती है। फिर है संघीय व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। देयर आर सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस। इसमें राज्य सरकार की एक या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। दूसरा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same group of citizens but they have their own jurisdiction to make laws, collect tax and administration. अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब कुछ विषय होते हैं जिन पर कोई गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कुछ विषयों पर दूसरी गवर्नमेंट कानून बनाएगी। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जरूरी नहीं कि रिटन ही हो, लेकिन वो क्या करता है, वो गारंटी देता है कि हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स एंड गारंटीज द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलोन। सच चेंजेस कैन ओनली बी हैपन विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। ठीक है। और उसके बाद में अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट का जो है किस तरह से काम चलेगा। उसके अलावा वित्तीय स्वायत्तता भी उनको दी जाती है, यानी इसके टैक्सेस जो है वो अपने आप इकट्ठा करेगा, उसके आमदनी यहाँ से होगी तो उनकी आमदनी के स्रोत भी जो है अलग अलग बताए जाते हैं। इस व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। क्या दोहरे उद्देश्य हैं? देश की एकता की सुरक्षा भी हो जाती है और साथ ही इसके क्षेत्रीय जो विविधता है, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको भी पूरा रेस्पेक्ट दे दिया जाता है। अब इसमें कई बार 3 टीयर्स भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में है 3 टीयर गवर्नमेंट है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट है और जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो सबसे पहला है 3 टीयर में। पहला यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। फर्स्ट जो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें पहले में केंद्र या संघ सरकार होती है, दूसरे में राज्य सरकार होती है और तीसरे में पंचायत और नगर पालिकाएं होती है। तो ये जो टीयर्स हैं ये भारत में बने हुए हैं। संघ की सूची में अब इसके लिए क्या किया गया भाई, अब 3 गवर्नमेंट तो बना दी, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट 3 बनाने से क्या होता है, उनके लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए भी तो संविधान कुछ करेगा। तो इसके लिए संविधान में क्या बनाया गया है, संविधान में सूचियां बनाई गई है। संविधान में सूचियां बनाई गई है। इन सूचियों को लिस्ट्स भी कहते हैं। ये लिस्ट्स कितनी है पावर शेयरिंग के लिए, ये लिस्ट है टोटल 3, क्योंकि टीयर्स भी 3 है तो ये इनके लिए 3 बनाए गए हैं। पहली जो है वो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघीय सूची। दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां बना दी गई है और इन 3 सूचियों के आधार पर ही काम किया जाता है। पहली जो है संघ सूची, उसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे पूरे कंट्री के जो इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं वो हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, foreign affairs, banking, communication and currency have been included in union list. पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट।
दूसरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषयों में केवल राज्य सरकारें कानून बनाएगी। केंद्र सरकार उसमें कोई भी तरह की इंटरवेंशन, कोई भी तरह का जो है पंचायती नहीं करेगी। In the concurrent list, there are subjects like education, forest, labor union, marriage, adoption, and inheritance, on which the central and state government have the right to make laws. समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अब अगर उनके बीच में कोई इस तरह का हो जाए डिस्प्यूट कि भाई केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, तो वहां पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो कुछ बच जाते हैं, कुछ रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, उस पर भी यूनियन जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार वही कानून बनाती है। अब ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, इसका मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को है। हमारे भारत की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ये ही सिस्टम चल सकता था, ये फेडरल सिस्टम ही वर्क कर सकता था। द मेन क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। From this, the spirit of federalism, respect for diversity and desire to live together is responsible. ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत इतना बड़ा देश है और 40% जो लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं। अब आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप उन 40% में ही आते हो। 60% लोग जो हैं वो हिंदी भाषी नहीं हैं। हिंदी इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो ऐसे में अगर हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता तो क्या होता, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया गया, एक हिंदी और उसके साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसीलिए हिंदी के साथ साथ अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे उम्मीदवार इन सब भाषाओं में अपने विकल्प चुन सके। That is why along with Hindi, 21 other languages have been given the status of scheduled languages. ठीक है ना, इससे ही हमारा जो है किसी भी तरह से फेडरलिज्म जो है बचा हुआ है, बना हुआ है। उसके बाद में एक पॉइंट और बच जाता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में विकेंद्रीकरण, ये तो हमने देखा कि किस तरह से केंद्र को साथ में लिया गया है। विकेंद्रीकरण कैसे किया गया है, भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, बल्कि हमारे जो जैसे राजस्थान है वो जर्मनी से बड़ा है। अब पूरी कंट्री से बड़ा हमारा सिर्फ स्टेट है, तो ऐसे में जरूरी है कि स्टेट्स को भी पूरी सुविधा दी जाए। भारत में 2 स्तर की शासन व्यवस्था से देश नहीं चल सकता। इतने बड़े प्रांत है जो किसी देश से बड़े हैं, तो फिर वहां की एक सरकार कैसे चलाएगी। तो इसलिए क्या किया गया, पंचायती राज, या फिर जिसको हम नगर पालिका वगैरह कहते हैं, पंचायत कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, वो सारा सिस्टम शुरू किया गया। इसके लिए देश में विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी हो गया था। फिर कुछ समय बाद ही तीसरा स्तर स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत, जो कि गांव के अच्छे से देखभाल कर सके, उसको लाया गया। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करनी है। व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन पावर। इससे फायदा ये हुआ कि अन्य मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर भी अच्छे ढंग से हो जाता था। और इसके लिए गांव में और ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। और ये कब हुआ, ये 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया था। और वो क्या था, वो कदम था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd एंड 74th संविधान संशोधन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या थे ये संविधान संशोधन। ये दोनों ही संशोधन थे, जहां 73rd से तो जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो गांव की जो गवर्नमेंट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी गांव में। और 74th अमेंडमेंट से शहरों में लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कब लागू हुए, 1992 के बाद एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड चैप्टर, व्हिच इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी।
लोकतंत्र एवं विविधता। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है 1968 के मेक्सिको ओलंपिक की, आपने बहुत आराम से पढ़ी भी है। बहुत बहुत अच्छी सी कहानी है, जहां पर पीटर नॉर्मन एक व्यक्ति था और उसके अलावा जॉन कार्लोस और साथ ही साथ टॉमी स्मिथ दो थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है उस समय अमेरिका में हो रहे जो अत्याचार थे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। हालांकि जो इस तरह से गेम्स खेले जाते हैं वहां पर इस तरह की बात नहीं की जाती जो पॉलिटिकल हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय इंटरनेट वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने पहुंचाने का यही एक जरिया समझा। और उन्होंने क्या किया, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने काले रंग के कपड़े पहने, जूते नहीं पहने, सिर्फ काले रंग के मोजे पहने, हाथों में काले रंग के दस्ताने पहने, ठीक है। और जब पदक लेने की उनकी बारी आई तो वो सिर नीचा करके खड़े हो गए ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन को शो कर सके, एक हाथ की मुट्ठी बंद करके और ऊपर किया ताकि वो ये शो कर सके कि ब्लैक पावर क्या है, काले मोजे पहने ताकि ब्लैक पॉवर्टी को वो दिखा सके। और उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई एथलीट भी थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन, और पीटर नॉर्मन ने ज्यादा कुछ उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का एक बैज लगा रखा था। तो इसको पॉलिटिकली करेक्ट माना गया, लेकिन गेम स्पिरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं था, तो उनके पदक वापस ले लिए गए। यही स्टोरी है और ये आपको स्टोरी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इन सोशल डिफरेंसेस की ओरिजिन यानी उत्पत्ति होती कहां से है? सबसे पहले एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, हम जो जन्म लेते हैं वो सबसे बड़ा ही उत्पत्ति का कारण है। We don't choose to belong our community. We belong it to it simply because we were born into it. हम ये चूज करके तो नहीं आते हैं कि हम इस कम्युनिटी में जन्म लेंगे, ये हमें पहले ऊपर से थोड़ी ना भगवान ये साइन करवा के भेजते हैं कि अब आपको इस घर में जन्म दिया जाएगा, और अगर करवाते भी है तो हमें तो याद रहता नहीं। तो वी डोंट चूज इट, वी जस्ट हैव टू बी इन इट जस्ट बिकॉज वी बॉर्न इन इट। We experience social differences based on accident of birth in our everyday life. दूसरा होता है बेस्ड ऑन चॉइस, जो चॉइस के ऊपर बेस होता है, जो हम चुनते हैं कई बार। जैसे कुछ अंतर हमारी पसंद पर भी आधारित होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, कुछ लोग किसी और धर्म को चुनते हैं, और कुछ लोग अपनी रुचि के विषय और व्यवसाय का अध्ययन करना। तो यानी ये सब हमारे चॉइसेस पर आधारित होते हैं। लेकिन होता क्या है? होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? अतिव्यापीकरण। क्या होता है? अतिव्यापी सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करते हैं। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि ओवरलैपिंग होता क्या है। जब कोई कम्युनिटी है तो जरूरी नहीं कि उसके लोगों के बीच में एक ही डिफरेंस हो, उसके लोगों के बीच में कई सारे डिफरेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी में मान लीजिए 2 धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब वो 2 धर्म के लोगों में से एक को गरीब रहने के लिए टेंड किया जाए और दूसरा जो है वो उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता जाए, तो ऑलरेडी दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द रिलीजन। वो धर्म की वजह से एक दूसरे से अलग है, और फिर उनमें एक आर्थिक पहलू और लेके आ गए जहां एक गरीब है एक अमीर है, तो क्या होगा? तो वो ओवरलैप हो जाएगा। तो यानी कि जब एक डिफरेंस ऑलरेडी है और दूसरा डिफरेंस भी उसको कवर कर ले तो उसको ओवरलैपिंग या अतिव्यापीकरण कहते हैं। Overlapping social differences create possibilities of deep social divisions and tensions. In overlapping, one kind of social difference become more important than other and people start feeling that they belong to different community. For example, in Northern Ireland बहुत अच्छा example दिया गया है आपकी बुक में। Class and religion overlap each other. If they are Catholic, they are likely to be poor, suffering a history of discrimination. जैसे उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यदि कैथोलिक है तो आपको गरीब होने, भेदभाव के इतिहास से पीड़ित होने की संभावना है। और उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष भी हुआ है। फिर है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू अकोमोडेट इन क्रॉस कटिंग ग्रुप्स that share a common interest in one issue are sometimes on different sides on different issues. अब क्रॉस कटिंग में जो है वो ओवरलैप का बिल्कुल उल्टा है। आप अलग अलग हैं, मान लीजिए आप 2 अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप दोनों ही गरीब हैं, तो आप एक कॉमन जो है बॉन्ड शेयर करेंगे। तो ये जो क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं वो वो अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग डिफरेंसेस अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इन नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन टेंड टू
cut across each other. Catholics and Protestant are about equally likely to be poor or rich. There are no conflicts in Netherlands. अब नॉर्दर्न आयरलैंड में तो हमने देखा कि अगर एक जाति एक तो वैसे ही अलग अलग है और ऊपर से उनको गरीब रहने दिया जा रहा है, तो क्या होता है, वहां डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही एक जैसा बॉन्ड शेयर करते हैं तो डिफरेंसेस नहीं है। कहाँ? नीदरलैंड्स में। अब वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन के आधार पर ही बनाए गए हैं नोट्स, तो आपको ध्यान से देखने हैं। लोग अपनी पहचान को कैसे समझते हैं? यदि लोग अपनी पहचान को विशिष्ट रूप में देखते हैं तो इसे समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। अभी आप अपनी आइडेंटिटी को लेके बैठ जाते हो। आप अगर जैसे आपकी आइडेंटिटी किसी धर्म से आप मानोगे तो क्या होगा, तो आप दूसरे धर्म के साथ लड़ने की कोशिश करोगे, उसको डिनाई करने की कोशिश करोगे, ये सब करोगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे और आप क्या करोगे, आप धर्म के बजाय अपने आप को कंट्री से रिलेट करोगे तो सब एक हो जाएंगे। तो यानी कि लोग अपनी आइडेंटिटी को जब जब स्पेसिफाई करते हैं तब तब वो किसी न किसी प्रकार से विरोध का कारण बनता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को केवल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते थे तब तक उनके मतभेदों को सुलझाना मुश्किल था। ये आसान है अगर पहचान राष्ट्रीय पहचान की पूरक हो, तो ये एक साथ रहने में मदद करता है। कैसे राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांगों को उठाते हैं, उन मांगों को समायोजित करते हैं, इन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। समायोजित करना आसान है जो संवैधानिक ढांचे के भीतर है और किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं। यानी आप अपनी आजादी को मांगते हो किसी दूसरे की गुलामी पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ऐसा करना नेताओं के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, केवल सिंहल की मांग श्रीलंका में तमिल समुदाय के हित में नहीं थी और इस वजह से वहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। सरकार की जो विभिन्न समूहों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, यदि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, एक को जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, तो दूसरा अपने आप गुस्सा करेगा, ठीक है। फिर लेकिन अगर श्रीलंका की तरह राष्ट्रीय एकता के नाम पर मांग को दबा दिया जाए तो परिणाम बहुत विपरीत निकलेंगे। बट इफ द डिमांड्स इज सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी एज इन श्रीलंका, द एंड रिजल्ट इज क्वाइट ऑपोजिट। सच अटेम्प्ट्स एज फोर्स्ड इंटीग्रेशन सॉ द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इससे बंटवारा होता ही है, ठीक है। तो ये था थर्ड चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। ये और भी और अच्छे मुद्दों को उठाएगा, जो है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, लिंग, जाति और धर्म। लिंग जाति विभाजन को स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जा सकता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट जो डिवीजन है, यानी कि सार्वजनिक और निजी प्रभाग। सबसे पहले अगर हम देखें तो श्रम का विभाजन। सबसे पहले जो जेंडर डाइवर्सिटी है, या जिसको हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे लैंगिक विभाजन होता है। लैंगिक विभाजन इस वजह से नहीं होता है कि एक औरत है एक आदमी, इस वजह से होता है क्योंकि हमने ये तय कर लिया है कि आदमी जो होगा वो बाहर जाएगा, कमाएगा और घर चलाएगा। औरत जो होगी वो घर में रहेगी, सिर्फ बच्चे पालेगी और घर का ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी एंड ऑल दैट। और फिर इसके आधार पर एक जो जेंडर है वो दूसरे जेंडर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो चीजें हैं ये डिवीजन पैदा करती है। यही तो मैंने आपको समझाया अभी, ओवरलैपिंग यही तो होता है। ओवरलैपिंग, एक तो वो वैसे ही जेंडर से एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग है, और फिर ऊपर से वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को काम के आधार पर भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो ओवरलैप हो जाता है। इसको जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। The result of this division in labor is that though women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. और यही वजह है कि बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं वहां पर औरतों की राजनीतिक भागीदारी ना के बराबर है, क्योंकि हमने औरतों को काम ही घर का सिर्फ घर का दे रखा है। देश चलाना औरतों का काम थोड़ी है, यही कह देते हैं। तो इस वजह से वहां उनकी भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं के द्वारा व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन किए गए और उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा गया। लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं लिखना है कि नारीवादी आंदोलन या फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उनका मतलब है महिलाओं के अधिकार। नहीं,
फेमिनिस्ट होना या फेमिनिज्म वाले जो मूवमेंट है उनको सपोर्ट करने का मतलब है इक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको अबॉलिश करना और जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना, वो फेमिनिज्म कहलाता है, वो नारीवाद कहलाता है। अब लिंग विभाजन और लामबंदी की राजनीतिक अभिव्यक्ति ने सामाजिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को सुधारने में मदद की है। लोगों ने काफी जो है वो हेल्प की है। इसमें एक शब्द और आता है, वो है पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्कियल सोसाइटी। तो मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी होती है उसको पेट्रियार्कियल सोसाइटी कहते हैं। The literacy rate among women is only 54% compared with 76% among men. आदमी जो है वो 100 में से 76 आदमी पढ़े लिखे हैं, लेकिन औरतें सिर्फ 54 औरतें पढ़ी लिखी है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उस पर हमेशा जो पढ़े लिखे हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। औसतन एक भारतीय महिला हर दिन एक औसत पुरुष की तुलना में 1 घंटे अधिक काम करती है, फिर भी उनमें से सबको भुगतान नहीं किया जाता। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 में बना था उसमें प्रावधान भी यह है कि समान काम के लिए समान भुगतान किया जाएगा। इन इंडिया सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो किसको कहते हैं, पर 1000 मेल जो पॉपुलेशन है उसकी तुलना में टोटल फीमेल मेंबर नंबर्स कितने हैं वो सेक्स रेशियो कहलाएगा, या जेंडर रेशियो कहलाएगा। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत ज्यादा असुरक्षित हो गया है ये सब। अब विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, बहुत कम है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और कई नारीवादी और महिला आंदोलनों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जब तक बराबर उनको पावर नहीं दी जाएगी तब तक उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया भी नहीं जाएगा। भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत पहली बार अपनी कुल संख्या के 12% को छू गया था। राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी तो 5% से भी कम है। ओनली 5% आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब महिलाओं की समस्याओं को हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यही है, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि निर्वाचित निकायों में महिलाओं का उचित अनुपात हो, चाहे वो पंचायत हो, नगर पालिका हो, स्थानीय हो, सब में 1/3 सीटें हो उनके लिए। अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि है। और इसका एक अच्छा उदाहरण ये भी है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन के किसी न किसी रूप को व्यक्त करने की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो जो वंचित समूह होते हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलता है। तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व देना होगा। फिर है रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो रिलीजन क्या होता है, धार्मिक मतभेदों के आधारित विभाजन अक्सर राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी आवश्यकताओं, रुचि और मांगों को राजनीति में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि यू हैव टू बी एलिजिबल टू परफॉर्म योरसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ ए रिलीजन। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे रिलीजन को हमेशा ही ओपोज करो। आप अपने रिलीजन का पक्ष लो, दूसरों का विपक्ष मत बनो। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या होता है, वो कम्युनलिज्म कहलाता है। द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स, उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। तो कम्युनलिज्म में क्या किया जा सकता है, जब एक धर्म की मान्यताओं को दूसरे धर्मों के विश्वासों से श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कम्युनल होना कहते हैं। जब एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे का विरोध का कारण बनती है, जब एक धार्मिक समूह का बाकी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य शक्ति का उपयोग किया जाता है, या राजनीति में सांप्रदायिकता जो है बहुत ज्यादा एंटर हो जाती है, तो ये सब वजह बनती है कि कितना कोई जो है कम्युनिस्ट हो सकता है। कम्युनिस्ट होना और कम्युनल होना अलग अलग चीजें हैं। कम्युनल हो जाते हैं कई बार लोग when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of one religion group are formed in opposition to another, when state power is used to establish the domination of one religious group over the rest, and communalism can take various forms in politics as mentioned below. अब क्या क्या हो सकती हैं? The most common experience of communalism is in everyday beliefs involve religious prejudices, stereotypes of religion communities and beliefs in the superiority of one's religion over others' religion.
सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और अन्य धर्मों पर अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना हो सकता है। एक सांप्रदायिक दिमाग अक्सर अपने ही धार्मिक समुदायों से राजनीतिक प्रभुत्व की खोज करता है। यानी जो कम्युनल है वो हमेशा यही चाहेगा कि उसी धर्म के लोग, उसके ही धर्म के लोग जीते, पॉलिटिक्स में जाएं ताकि पावर भी मिले। तो कहीं ना कहीं ये सब किसका खेल है? ये सब पावर का खेल है, पॉलिटिकल पावर का खेल है। धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी से एक धर्म के अनुयायियों को राजनीतिक क्षेत्र में एक साथ लाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे धार्मिक प्रतीक हैं, धार्मिक नेता है, भावनात्मक अपील करते हैं, देखो इसको मार दिया, देखो इन्होंने लिंचिंग कर दी, ये कर दिया, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जानवरों का यूज करते हैं, कलर्स को धर्म में बदल देते हैं। तो आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आप बड़े हो तो आप इन चीजों को कभी भी कम्युनल मत बनाएं। कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा दंगों और नरसंहार का सबसे बदसूरत रूप ले लेती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान को कुछ सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था, और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सेक्युलर स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सम ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट आर। क्यों है इंडिया सेक्युलर स्टेट? एक तो पहले, भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। There is no official religion for the Indian state. आपसे पूछा जा सकता है कि what provisions are made in Indian Constitution to make India a secular state. भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में क्या क्या जो है कार्य किए गए हैं, या क्या क्या ऐसी चीजें दी गई है? तो सबसे पहला यही है कि भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। फिर दूसरा, संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने या किसी का भी पालन न करने की भी स्वतंत्रता देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। ठीक है, वो ये कहता है। फिर संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देता है। ठीक है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजन, ताकि कोई एक दूसरे से धर्म के अंदर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, इट बेन्स अनटचेबिलिटी। जैसे हिंदू धर्म में जाति के आधार पर था ना अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, तो उसको भी बैन किया गया। वो एक तरह से राज्य का इंटरवेंशन ही तो था। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या है? कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट एक ही धर्म में है, हिंदू धर्म में है और मुस्लिमों में भी कास्ट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? कास्ट इनइक्वालिटी है। मतलब एक जाति दूसरी जाति से बड़ी है, एक जाति दूसरी जाति से छोटी है। ये सब चीजें जो है कास्ट इनइक्वालिटी को जन्म देती है। In most societies, occupations are passed on from generations to another. Caste system is an extreme form of this. In this system, members of the same caste, the group, was supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the same caste group, and did not eat with members from other caste group. अधिकांश समाजों में व्यवसायों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। जाति व्यवस्था इसका चरम रूप है। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सदस्यों को एक सामाजिक समुदाय बनाना था जो समान या समान व्यवसाय का अभ्यास करता था, जाति समूह के भीतर ही विवाह करता था और अन्य जाति समूह के साथ भोजन भी नहीं करता था। तो विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब ये आजकल इतना नहीं हो पाया है। कैसे इसमें कमी आई है? क्यों ये जो जाति पदानुक्रम कास्ट हायरार्की है उसकी जो स्टेप्स हैं वो टूट रही है? उसका सबसे पहला रीजन जो है वो है एजुकेशन। शिक्षा हम जितनी लेते हैं उतना हमें समझ में आता है कि ये जो हायरार्कीज होती हैं, ये जो पदानुक्रम है, ये जातियां एक दूसरे से बड़ी होना, एक दूसरे से छोटी होना, ये गलत है। ये हमें शिक्षा से पता चलता है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन अर्बनाइजेशन। शहर बढ़ते जा रहे हैं, वहां लोग ये नहीं देखते कि कौन कितना किस जाति का है, ये देखते हैं कि कौन कितना कमा रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो कास्ट हायरार्की को कम कर रही है। और उसके साथ ही तीसरा जो है ऑक्यूपेशन, एक दूसरे का जो है व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो इससे भी ये धारणाएं सारी टूट रही है।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। राजनीति में जाति कैसे होती है? जब पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनती है या सरकारें बनाती है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि अलग अलग जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को हम ले, तो वो ऐसा देखते हैं कि कहाँ से किस जाति के लोग ज्यादा हैं, तो उसी के वहां से प्रजाति जो है प्रतिनिधि लेते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए जाति की भावनात्मक अपील करते हैं, भाई साहब कम से कम इस जाति के लोग तो हमें वोट दो, है ना, ये सब अपील वो करते हैं। समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दल समर्थन पाने के लिए चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों को भी उठाते हैं, क्योंकि एक आदमी एक वोट प्रणाली या वयस्क मताधिकार ने मतदाता को बहुत ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल बना दिया है। When parties choose their candidate or when governments are formed, political parties usually take care the representatives of different castes and tribes find a place in it. तो वो ये कोशिश करेंगे कि एक ही जाति का प्रभुत्व नहीं बना रहे। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू विन द इलेक्शन। ये बहुत गलत चीज है जहां पर वो कास्टिज्म को अप्रिशिएट करते हैं। To gain support, political parties raise caste-based issue during election to get political support as one man, one vote system or adult franchisee, which is given in India from the very initial time, has made the voters very powerful. उसके साथ साथ political parties have made people belonging to lower castes conscious about their rights to vote and their powers. राजनीतिक दलों ने क्या किया है, निचली जातियों के लोगों को वोट देने के उनके अधिकार और शक्ति है ना, उसको भी एनहेंस करने की कोशिश की है। उनको ज्यादा से ज्यादा ये समझाया है कि आप वोट दीजिए, आप वोट दोगे तो आपको पावर मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है पॉलिटिक्स में किस तरह से कास्ट आ रही है उसको इंश्योर करती है। फिर ड्यूरिंग इलेक्शंस कास्ट मैटर्स बट इट इज नॉट एवरीथिंग। हालांकि इलेक्शंस में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है सब कुछ? चुनाव को प्रभावित करने वाले और भी कई कारक होते हैं, जैसे चुनाव के दौरान सरकार ने प्रदर्शन क्या किया है, सरकार का पुराना जो है वो इतिहास भी तो खंगाला जाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट कितना किया है, उन्होंने जनता के लिए कितने काम किए, वो सब भी तो देखते हैं। लोग सिर्फ ये थोड़ी देखते हैं कि इन्होंने, ये तो मेरी जाति के, चलो उसको वोट दे दें। आजकल ये सब नहीं होता है, ये बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। सो वी कांट कंसीडर दैम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया फॉर नाउ डेज। आजकल के जो भारतीय राजनीति है उसके हम बिल्कुल भी इसको चरित्र नहीं मान सकते। तो इसके लिए क्या हो सकता है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? कैंडिडेट्स एंड पार्टीज नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं या जो भी चुनाव जीतने के उम्मीदवार होते हैं उनको एक से अधिक जाति और समुदाय का विश्वास जीतना ही पड़ता है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी जाति या समुदाय के सभी मतदाताओं के वोट तो नहीं जीत सकती। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और तीसरा, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। अब सारी जातियों से तो कैंडिडेट हो भी नहीं सकते। कुछ मतदाताओं के पास उनकी जाति के एक से ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है, कुछ जातियां ऐसी होती है जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं होते। जब भी नए चुनाव होते हैं सत्ताधारी दल और मौजूदा सांसद या विधायक बदलते रहते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए कीप चेंजिंग व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शंस टेक प्लेस। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति कैसे होती है? राजनीति भी जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को बहुत प्रभावित करती है, जिसका सबसे पहला हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रत्येक जाति समूह अपने भीतर पड़ोसी जातियों या उपजातियों को शामिल करके बड़ा बनने की कोशिश करता है। हम जहां भी रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, वेदर वी आर लिविंग इन एन एरिया where different kind of religious people are living or different kind of castes are living, तो हम हमेशा उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। and this accommodation is always the characteristics of Indian society, of Indian people, of Indian democracy। तो ये जो अकोमोडेशन है ये तो चलेगा ही। अन्य जातियों या समुदायों के साथ विभिन्न जाति समूह बनते हैं और फिर वे एक संवाद और बातचीत की स्थिति में प्रवेश करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े और अगड़े जाति समूह और इस तरह से भी सामने आते हैं कि कुछ जातियां आपस में मिल जाती है कि भाई हमें तो पिछड़े समूह में डाल दिया है, कुछ जातियां आ जाती है कि भाई हम तो जो है आगे की जो क्रम में है वो जाति हैं, तो वो एक हो जाती है। तो इस तरह से
कोई एक विशिष्ट जाति जो है एक विशिष्ट तरह का अपना स्थान नहीं बना पाती। इस प्रकार जाति राजनीति में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाती है। कुछ मामलों में जाति विभाजन से तनाव होता है और यहाँ तक कि हिंसा भी हो जाती है। So this is all about the chapter 4th, which was gender, religion and caste. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। वेदर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज एलॉबरेटेड कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति को की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज 4 नंबर क्वेश्चन इज एक्वायर्ड बाय दिस चैप्टर एंड दैट इज द 5th चैप्टर विच इज पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जन संघर्ष एवं आंदोलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जहां हमने पहले 2 केस स्टडीज पढ़ी थी, पहली नेपाल की और दूसरी बोलीविया की। नेपाल witnessed a popular movement in April 2006 which was aimed at repairing popular struggle। चलो मैं आपको एकदम क्विक से बता देती हूँ। नेपाल जो है थर्ड वेव कंट्री है। थर्ड वेव कंट्री किसको कहते हैं? ऐसी कंट्रीज जहां पर 1990 के बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई उसको थर्ड वेव कंट्री कहते हैं। तो नेपाल थर्ड वेव कंट्रीज में काउंट किया जाता है और वहां पर 1990s के बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। जो राजा थे वहां के, उन्होंने खुद ही वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट दे दिया था और फिर वहां पर धीरे धीरे राजा की शक्तियों को कम करके और पार्लियामेंट की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से वहां सब कुछ ठीक चल रहा था। किंग वीरेंद्र जो थे वो बहुत मॉडरेट थे, बहुत लिबरल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वहां पर एक दिन अचानक 2001 में किंग वीरेंद्र को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद किंग बने किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने हमेशा ही मोनार्कियल सिस्टम को जो है तजरीह दी और उन्होंने राजतंत्र को तजरीह देते हुए क्या किया, प्रधानमंत्री का पद भी खत्म कर दिया और संसद को भी डिसॉल्व कर दिया। तो ऐसे में वहां पर जनता ने एक जो है आंदोलन किया और उस आंदोलन में वहां की सभी 7 पार्टीज, जिनको 7 पार्टी अलायंस या SPA कहा जाता है, वो वहां पर आई और काठमांडू में 4 दिन की एक हड़ताल रखी और फाइनली फिर राजा को अपने पद से हटना पड़ा। तो उससे वहां उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी? उन्होंने डिमांड ये रखी थी, सबसे पहले तो संसद की बहाली की जाए, रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, सर्वदलीय सरकार को शक्ति दी जाए, पावर टू ऑल पार्टी गवर्नमेंट। और तीसरा, एक नई संविधान सभा बनाई जाए, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर जो है बनाई जाए। फिर 24 अप्रैल 2006 को राजा को तीनों मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। 2008 में जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको ही खत्म कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में एक नया संविधान अपनाया और नेपाली जनता का संघर्ष पूरे दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक तरह से जो है इंस्पिरेशन बन गया। अब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन बोलीविया, वाटर वॉर। बोलीविया में कैसे वॉर हुआ? वहां पर जो विदेशी ताकतें थी उनकी वजह से वहां का जो म्यूनिसिपैलिटी का जो वाटर सप्लाई सिस्टम था वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया और उन्होंने अचानक से अपने दाम बढ़ा दिए। तो लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा दाम देते हुए परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रगल किया पूरे बोलीविया में और फाइनली फिर उस कंपनी को वहां से हटना पड़ा और वापस से उसको म्यूनिसिपैलिटी को सौंप दिया गया। हालांकि ये दोनों एक तरह से एक जैसे ही लगते हैं हमें क्योंकि पूरी जनता साथ में आई, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या है डिफरेंसेस डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल में? द स्टोरीज ऑफ नेपाल एंड बोलीविया वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द मूवमेंट इन नेपाल वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, while the struggle in Bolivia involved claim on an elected democratic government. Both these struggles show their impact at different level. Despite these differences, both instances involved critical role of political organization. नेपाल और बोलीविया की कहानियां एक दूसरे से भिन्न थी। नेपाल में जहां आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलीविया में संघर्ष एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के दावे शामिल थे। दोनों संघर्ष अलग अलग स्तरों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन मतभेदों के बावजूद दोनों उदाहरणों में राजनीतिक संगठनों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ कुछ बिंदु हैं जो बताते हैं कि दुनिया भर में लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ। लोकतंत्र कैसे विकसित होता है? सबसे पहला, लोकतंत्र लोकप्रिय संघर्षों से विकसित होता है। डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल। जितने स्ट्रगल होते हैं फिर वो सक्सेसफुल होते हैं, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होती जाती है।
दूसरा, जन लामबंदी के माध्यम से लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान किया जाता है। कभी कभी संसद या न्यायपालिका जैसी मौजूदा संस्थाओं का उपयोग भी संघर्ष के लिए किया जाता है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड थ्रू मास मोबिलाइजेशन। Sometimes conflict is resolved by using the existing institutions like parliament और judiciary। फिर संघर्ष और लामबंदी नए राजनीतिक संगठनों पर आधारित हैं, जिनमें राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन समूह भी शामिल हैं। The conflict and mobilization are based on new political organizations which include political parties, pressure group and movement groups। अब मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब लामबंदी में संगठन कैसे अपना काम करते हैं। लोकतंत्र में किसी भी बड़े संघर्ष के पीछे अलग अलग संगठन काम करते हैं और ये दो तरह से अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। कौन कौन से दो तरह से? पहले, प्रतिस्पर्धी राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स विच इज डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट। जो कैसे होता है? पार्टियां बनाकर, चुनाव लड़कर और सरकार बनाकर। और दूसरा, हालांकि प्रत्येक नागरिक मतदान करने के अलावा सीधे तौर पर कोई भाग नहीं लेता है। अब और भी कई तरीके हैं, कौन कौन से, जिसमें लोग सरकारों से उनकी मांगों या बातों को सुनने के लिए कह सकते हैं। ये लोगों के हितों या दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाते हैं, गतिविधियों को अंजाम देते हैं और ऐसे समूह को हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। There are many indirect ways in which people can get governments to listen to their demands or their points of view. This is done by forming an organization and undertaking activities to promote the interests or viewpoints of people. Such groups are known as interest group or pressure groups. अब प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट्स को कैसे सरंजाम देते हैं? दबाव समूह ऐसे संगठन है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये संगठन तब बनते हैं जब समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षा या राय वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। जो उनका उद्देश्य है वो एक जैसा होता है तो वो साथ आते हैं। फिर वो धर्म नहीं देखते, फिर वो जाति नहीं देखते। जैसे मजदूर यूनियन है, वो मजदूर का होना जरूरी है। टीचर्स यूनियन होगा तो वो टीचर होगा, फिर वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। एक आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। क्या एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन को हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। A movement attempts to influence politics rather than directly taking part in electoral competitions. It's small organizations which depends on spontaneous mass participation of people than an interest group. तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा नदी के लिए हुआ था, सरदार सरोवर डैम के विरोध में, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन जो अब हम सबको मिल चुका है आरटीआई के माध्यम से, एंटी लिकर मूवमेंट, विमेन्स मूवमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स? वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स एंड देयर एक्टिविटीज बाय कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, फाइलिंग पिटिशंस एक्सेट्रा। वो सूचना अभियान चलाकर, बैठकें आयोजित करके, याचिका दायर करके अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं? दूसरा वो ये करते हैं कि वो दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटीज लाइक स्ट्राइक और डिस्पर्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। वो अक्सर हड़ताल या सरकारी कार्यक्रमों को बाधित करने जैसी विरोधी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। Some persons from pressure groups or movement groups, they participate in official bodies or committees that offer advice to the government. कई बार कुछ व्यक्ति सरकारी निकायों और समितियों में भाग ले सकते हैं जो सरकार को सलाह देते हैं। और उसके अलावा the relationship between political parties and pressure groups can take different forms. Some direct और indirect ways उसके क्या हो सकते हैं? In some cases, the pressure groups are either formed or led by the leader of political parties and act as an extended arms of political parties. For example, most trade unions and students organization in India are either established by or affiliated to one or another major political parties.
कुछ मामलों में दबाव समूह या तो राजनीतिक दलों के नेताओं के नेतृत्व में बनते हैं या राजनीतिक दलों के विस्तारित हथियारों के रूप में काम करते हैं। जैसे कि भारत में अधिकांश ट्रेड यूनियन और छात्र संगठन या तो एक अन्य प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा स्थापित हैं या उससे जुड़े हुए हैं। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट। कई बार इन मूवमेंट से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आती है। जैसे लोकपाल जो आंदोलन हुआ था उसके बाद में आप पार्टी निकल के आई थी। For example, when the Assam movement led by students against the foreigners came to an end, it led to the formation of Assam Gana Parishad. उदाहरण के लिए जब विदेशियों के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में असम आंदोलन समाप्त हो गया तो इसने असम गण परिषद का रूप ले लिया। ज्यादातर मामलों में पार्टियों और हित आंदोलन समूहों के बीच संबंध इतना सीधा नहीं होता है। इस मामले में भी संवाद और बातचीत होती है क्योंकि राजनीतिक दलों को अधिकांश नए नेता हित या आंदोलन समूहों से भी आते हैं। अब क्या ये दबाव समूह और आंदोलनों के प्रभाव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं? वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दबाव समूह ने आंदोलनों ने लोकतंत्र को मजबूत तो किया है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी, बट सरकारें अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों के एक छोटे से समूह के दबाव में आ जाती है। तो जनहित के जो दबाव समूह बनते हैं वो इस अनुचित प्रभाव का मुकाबला करने और सरकार को आम नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं को याद दिलाने का काम करते हैं। Sometimes government can often come under undue pressure from a small group of rich and powerful people. Public interest groups and movements perform a useful role in countering this undue influence and reminding the government of the needs and concerns of ordinary citizens. कई बार ये समूह भी एक मूल्यवान भूमिका निभाते हैं जहां विभिन्न समूह सक्रिय रूप से काम करते हैं। कोई एक समूह समाज पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकता। कई बार कहते हैं कि इस तरह के जो समूह बनेंगे वो समाज को ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि समाज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये सेक्शनल ग्रुप्स, ये इंटरेस्ट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी बनी रहे और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती रहे। तो इसी के साथ रिवीजन सिविक्स का जो आपका है वो यही समाप्त होता है। अब लास्ट रिवीजन आपका बचा है इकोनॉमिक्स का, वो भी जल्दी ही लेकर आते हैं क्योंकि आपके एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके और सारे क्वेश्चंस बताने की जिम्मेदारी हमारी है और वो हम जरूर पूरी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।